आप थोड़े रेवोल्यूशनरी टाइप भी थे, नक्सलिज्म से भी आपका कहीं अब बंद तो जेल में हुए नहीं, पर थोड़ा अंडरग्राउंड काम किया होगा जरूर आपने, आंखों से लगता है। आप मेरे को डराइए मत। मैं राजनीति के बारे में प्रभु जी में कुछ बात नहीं। मैं नक्सलिज्म नॉट राजनीति। आई डोंट वांट टू, दैट्स वेरी टची पॉइंट ऑफ माय लाइफ। साल 1968 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से निकली हथियारबंद क्रांति पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। कोलकाता की यूनिवर्सिटियों में भी नक्सलवाद पहुंच चुका था। नक्सल आंदोलन को रोकने के लिए बंगाल पुलिस ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान नक्सलियों का एक ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए कलकत्ता की गलियों में भाग रहा था, लेकिन ऐसी एक गली आती है जहां ये ग्रुप दोनों ओर से फंस जाता है। एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के गुंडे जो नक्सलियों के इस ग्रुप के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। इन नक्सली लड़कों के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। नक्सली लड़कों के इस ग्रुप को लीड कर रहे गौरांग ने अपने दूसरे साथी से बंगाली भाषा में पूछा कि कितने बम बचे हैं। जवाब मिला सिर्फ एक। इस वक्त पुलिस केवल 40 मीटर दूर थी और गली में लगातार फायरिंग कर रही थी। तभी गौरांग ने इस आखिरी बम को भी पुलिस की तरफ फेंक दिया, जो इंस्पेक्टर तारापत साहा के पास जाकर गिरता है। इंस्पेक्टर तारापत साहा की किस्मत अच्छी थी कि ये बम फटा नहीं, लेकिन इतनी देर में गौरांग और उनके दोस्त पुलिस को चकमा देकर बेनिया टोला नाम की गली में भाग जाते हैं, जो उन दिनों नक्सलियों का गढ़ थी और जहां पुलिस एक कदम भी नहीं रख सकती थी। इस तरह गौरांग और उसके साथियों की एनकाउंटर से जान बची। ये गौरांग नाम का लड़का कोई और नहीं था बल्कि मिथुन चक्रवर्ती थे, जो अपनी जवानी के दिनों में नक्सली थे और जो आगे चलकर इसी देश में सुपरस्टार बने। मिथुन की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि जब साल 1986 में रूस के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए, तब भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलाते हुए कहा कि ये इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। तब मिखाइल गोर्बाचोव ने चौंकते हुए कहा कि लेकिन मेरी बेटी तो केवल मिथुन चक्रवर्ती को ही जानती है। मिथुन चीन में भी इतने पॉपुलर हुए कि चीन में कोविड लॉकडाउन के दौरान जब चावल और बाकी चीजों की कमी हुई तो चीन के लोगों ने प्रोटेस्ट करने के लिए जिम्मी जिम्मी गाने को गाया, क्योंकि चीनी भाषा मंदारिन में जिम्मी जिम्मी का मतलब होता है मुझे चावल दो। अपने जमाने में ये फैन फॉलोइंग थी मिथुन चक्रवर्ती की। वैसे में सवाल उठता है कि आखिर मिथुन ने किशोरावस्था में यूथ कांग्रेस, जवानी में नक्सलियों को और अधेड़ावस्था में टीएमसी को और बुढ़ापे में भाजपा को कैसे ज्वाइन कर लिया। मिथुन पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ने के क्या आरोप लगे, बाला साहब ठाकरे से मिथुन का क्या संबंध था और कैसे बंबई की सड़कों पर सोने वाला लड़का उत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉलीवुड सुपरस्टार कैसे बना। क्या है मिथुन चक्रवर्ती की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 16 जून 1950 के दिन कलकत्ता शहर में बसंत चक्रवर्ती की पत्नी शांति मई के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है गौरांग। ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में स्कूली पढ़ाई करने के बाद गौरांग को कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ही गौरांग ने कॉलेज पॉलिटिक्स में भाग लेना शुरू कर दिया और कांग्रेस की स्टूडेंट विंग में शामिल हो जाते हैं। इस समय बंगाल में उथल पुथल का दौर था। 1968 में नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ नक्सलवाद मूवमेंट गांव से होते हुए कलकत्ता तक पहुंच चुका था। शुरुआत में नक्सलवादी मूवमेंट का मकसद एक क्लास लेस सोसाइटी बनाना था, जिसमें अमीरों और गरीबों में कोई अंतर ना हो। नक्सलवादी मूवमेंट के इस मकसद से यूथ और स्टूडेंट्स बहुत प्रभावित होते हैं और मूवमेंट से जुड़ने लगते हैं। इसी तरह नक्सलवादी मूवमेंट स्कॉटिश चर्च कॉलेज भी पहुंच जाता है, जहां नक्सल लीडरशिप की नजरें गौरांग पर पड़ती हैं, जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अपने डांस, म्यूजिक, फुटबॉल और रेसलिंग के कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से कॉलेज लेवल के चुनाव भी जीत चुका था। नक्सलवादी आंदोलन से प्रभावित होकर गौरांग भी अब नक्सल मूवमेंट से जुड़ जाता है और धीरे धीरे गौरांग नक्सल मूवमेंट के लीडर चारू मजूमदार का सबसे खास लड़का बन जाता है। नक्सलियों के संपर्क में आने के बाद गौरांग ने अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ लिया और धीरे धीरे गौरांग का ग्रुप सबसे डेयरिंग नक्सलियों में शामिल हो जाता है। नक्सली मूवमेंट को बढ़ते हुए देखकर बंगाल सरकार ने नक्सली मूवमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हर रोज नक्सली छात्र मारे जाने लगे। अब नक्सलियों ने भी पुलिसिया कार्रवाई का जवाब देना शुरू कर दिया। इससे पुलिस और नक्सली मूवमेंट के लोगों के बीच
हिंसा बढ़ जाती है। गौरांग की मां घंटों भगवान के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करती रहती थी कि उनके बेटे को कुछ ना हो। गौरांग के घर लौटने तक उनके पिता भी नहीं सोते थे। परिवार नहीं चाहता था कि गौरांग नक्सलियों के साथ काम करे। जब इंस्पेक्टर तारापत साहा पर बम फेंकने की घटना हुई तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल ने गौरांग को कॉलेज से निकालने का मन बना लिया, लेकिन छात्रों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और गौरांग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यह तय था कि कोलकाता पुलिस जल्द ही गौरांग को लपेटने वाली है, इसलिए अब गौरांग के पिता, मां और बहन कल्याणी सब गौरांग के आगे इमोशनल होकर जिद करने लगे कि वो बंगाल छोड़कर मुंबई चला जाए। अंत में गौरांग ने अपने परिवार की बात मान ली। गौरांग ने अपनी मां को गले लगाते हुए वायदा किया कि वो मुंबई चले जाएगा और अपनी जिंदगी बदल लेगा। अंततः 10 सितंबर 1969 के दिन गौरांग हावड़ा स्टेशन से बॉम्बे मेल ट्रेन पकड़कर बॉम्बे आ जाता है। बॉम्बे में गौरांग अपने चाचा अनंत के यहाँ आकर रहने लगा, लेकिन जब उसके चाचा को पता चला कि वो नक्सली था तो उन्हें अपने परिवार की चिंता सताने लगी, क्योंकि उस समय कलकत्ता पुलिस भाग चुके नक्सलियों को जगह जगह ढूंढ रही थी। इस कारण गौरांग के चाचा ने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब गौरांग के पास न घर था और ना ही नौकरी थी। वो रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्क और बीच जैसी जगहों पर अपना दिन काटता। मुंबई की गर्मी से बचने के लिए दोपहर में पार्क में रखे पानी के टैंक के नीचे सोता और पब्लिक टॉयलेट्स में नहाता। खर्चा चलाने के लिए गौरांग ने रेलगाड़ियों में कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक दवाएं और पेन बेचना शुरू कर दिया और दूसरे सेल्समैन के साथ एक झोपड़पट्टी में रहने लगा। इस बीच गौरांग की एक सेल्स की नौकरी अच्छी चलने लग जाती है और उसको अच्छा कमीशन मिलने लग जाता है। गौरांग ने कोलीवाड़ा में एक और सेल्समैन के साथ मिलकर 50 रुपए के किराए पर एक फ्लैट ले लिया। इसी दौरान गौरांग की मुलाकात होती है गौतम गुहा से, जो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर गुलाल दोहा के बेटे थे। गौरांग अपने काम से खुश नहीं था और इसलिए गौरांग ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में एडमिशन लेकर एक्टिंग की पढ़ाई करने का मन बना लिया। साल 1972 में गौरांग का FTII के लिए इंटरव्यू होता है। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी और एक्ट्रेस जया भादुरी ने गौरांग का इंटरव्यू लिया। परफॉर्मेंस शुरू होने के कुछ सेकंड के बाद ही दोनों ने गौरांग को रोकते हुए कहा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। मुंबई के दिनों में ही गौरांग के जीवन में एक और चीज बदलती है। दरअसल गौरांग की राशि मिथुन थी और इसलिए उनके पेरेंट्स ने एक ज्योतिषी के कहने पर उसका नाम उसकी राशि पर ही रख दिया। इस तरह गौरांग चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती बन जाते हैं। इस तरह साल 1972 में मिथुन FTII पहुंचते हैं, जब लेजेंडरी एक्टर राइटर गिरीश कर्नाड FTII के प्रिंसिपल थे। लेकिन यहां रैगिंग बहुत होती थी। पहले साल ही मिथुन को आधी रात में नींद से उठा दिया गया और कपड़े उतारकर मेन गेट तक भगाया गया। इसके बाद उन्हें स्विमिंग पूल में ठंडे पानी में फेंक दिया गया। सामान्य परिवार से आने के कारण मिथुन बड़ी इनसिक्योरिटी में रहते थे। उनके सभी क्लासमेट्स बड़े शहरों से थे, अच्छा पहनते थे, अच्छा बोलते थे। वे मिथुन को इग्नोर करते थे। इसी बीच FTII में मिथुन की शक्ति कपूर से दोस्ती होती है। शक्ति कपूर मिथुन का ही खाना खाते और उनके फ्लैट पर रहने लगे। FTII से पास होने के बाद मिथुन बॉम्बे में रोजाना फिल्म स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगे, लेकिन उन्हें गेट से ही भगा दिया जाता था। एक दिन मिथुन एक जाने माने प्रोड्यूसर से मिलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनसे कहा, अपना चेहरा देखा है आईने में, कौन से एंगल से एक्टर दिखता है। एक दूसरे प्रोड्यूसर ने ऑडिशन में मिथुन से हिंदी गाने पर डांस करने को कहा, लेकिन जैसे ही मिथुन डांस करने लगे कुछ सेकंड के बाद ही उन्हें रोकते हुए प्रोड्यूसर ने कहा, मुझे मालूम था बंगाली लोग डांस नहीं कर सकते, बंगाली लोग धोती पहन सकते हैं, डांस नहीं, तुम लोगों के बस की बात नहीं है नाच गाना। इसी तरह एक डायरेक्टर ने मिथुन से कहा कि अगर वो हीरो बन जाते हैं तो वे डायरेक्शन छोड़ देंगे। लेकिन कमाल की बात यह रही कि इस बीच मिथुन को मशहूर डांसर हेलेन की डांस मंडली में जगह मिल जाती है और जल्द ही वे उनके स्टार परफॉर्मर बन जाते हैं। दरअसल हेलेन अपने जमाने की बहुत फेमस डांसर थीं और उन्होंने अमेरिकी डांस कैबरे को बॉलीवुड में फेमस किया था, इसलिए उन्हें कैबरेट क्वीन ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता था। हेलेन का एक डांस ग्रुप था जिसके साथ वे डांस शोज किया करती थी। इसी ग्रुप में मिथुन भी शामिल हो गए। अपने एक शो के दौरान हेलेन ने मिथुन को उनके असली नाम मिथुन चक्रवर्ती से इंट्रोड्यूस किया और स्पेशल डांस परफॉर्मेंस के लिए 30 मिनट का स्लॉट दे दिया। इस शो में मिथुन ने ऐसा डांस किया कि अगले दिन एक इंग्लिश अखबार ने हेडलाइन छापी, हेलेन इज डिफीटेड बाई एन अननोन यंग मैन मिथुन। ये किसी भी नए लड़के के लिए उस समय बड़ी बात थी। इस बीच बंगाल के लेजेंडरी लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर मृणाल सेन ने मिथुन को अपनी एक आर्ट फिल्म मृग्या में एक आदिवासी का रोल दे दिया। मृग्या में मिथुन ने ऐसी एक्टिंग की कि इसकी देश विदेश में तारीफ होती है, खासकर रूस में। इस फिल्म के लिए साल 1976 में मिथुन को नेशनल फिल्म अवार्ड
फॉर बेस्ट एक्टर मिलता है। इस वक्त मिथुन की उम्र मात्र 26 साल थी। मिथुन पहले एक्टर थे जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। मिथुन उस समय नेशनल अवार्ड जीतने वाले यंगेस्ट एक्टर भी थे। मृग्या फिल्म के दौरान ही मिथुन और इस फिल्म की हीरोइन ममता शंकर के बीच एक इंटेंस लव अफेयर शुरू हो जाता है। ममता शंकर मिथुन के घर वालों से भी मिली और दोनों की शादी की बातें चलने लगी, लेकिन मिथुन की इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस से दोनों के रिश्ते में दरार आने लगती है। मिथुन ममता से पूछते रहते थे कि क्या वे अपने एक्स के बारे में अब भी सोच रही हैं। ममता इससे बहुत परेशान होती थी क्योंकि उन्हें मिथुन को बार बार अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती थी। इसलिए ममता शादी के बाद एक्टिंग छोड़ने को भी तैयार हो गई ताकि मिथुन खुश रहें, लेकिन फिर भी दोनों के बीच डिफरेंसेज बढ़ने लगते हैं और मिथुन शादी को टालते रहते हैं। इस बीच मिथुन को बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिलता है। मिथुन के दोस्त गौतम गुहा के पिता दुलाल गुहा की फिल्म पापी देवता में काम मिल जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल में थे और मिथुन को हेमा मालिनी के छोटे भाई का रोल मिल जाता है, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही ये फिल्म बंद हो जाती है। इसी समय पर दुलाल गुहा दो अनजाने भी बना रहे थे। उन्होंने मिथुन को इसमें कुछ सेकंड्स का रोल दे दिया जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी रेखा पर अश्लील कमेंट करने थे। शूटिंग के दौरान मिथुन हमेशा अमिताभ के बैग उठाने के लिए तैयार रहते थे, जो उस समय तक हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। साल 1977 में मिथुन की मुक्ति फिल्म आती है। इस फिल्म में भी मिथुन को केवल गेस्ट अपीयरेंस भर का काम मिलता है। दरअसल मिथुन को उन दिनों पैसों के लिए काम चाहिए था, इसलिए उनके पास जो भी फिल्में आती वो उसे कर लेते, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में उन्हें हीरोइन के भाई का या हीरो के दोस्त का रोल मिलता था, लीड रोल नहीं मिलता था जिसमें वे मेन हीरो हों। हालांकि 1978 से चीज़ें थोड़ी बदलने लगी थीं और इस साल मिथुन की 5 फिल्में रिलीज हुईं। इनमें से हमारा संसार और तेरे प्यार में, इन 2 फिल्मों में मिथुन और सरका ने एक साथ काम किया और दोनों के बीच रोमांस की खबरें उड़ने लगीं। साल 1979 में स्टारडस्ट मैगजीन ने मिथुन और सारिका के बीच अफेयर की खबर छाप दी। जब ममता शंकर को इसके बारे में पता चला तो वे मिथुन को कन्फ्रंट करने के लिए बॉम्बे आ जाती हैं। मिथुन ने अपने इस अफेयर से इनकार कर दिया, लेकिन ममता शंकर को यह भी कहा कि वे अपने करियर की शुरुआत में ही शादी नहीं करना चाहते। ये सुनकर ममता कलकत्ता वापस लौट आती हैं और अंततः दोनों का रिश्ता टूट जाता है। हालांकि पर्सनल लाइफ में चल रही इस उथल पुथल के बीच मिथुन का फिल्मी करियर चल निकला। 1979 में मिथुन की फिल्म सुरक्षा आई। इस फिल्म में मिथुन ने गन मास्टर G9 का रोल किया। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि इसने मिथुन की जिंदगी बदल डाली और वे रातों रात एक स्टार बन गए। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर्ड एक स्पाई मूवी थी। इस कारण मिथुन को भी देसी जेम्स बॉन्ड कहा जाने लगा। जब साल 1982 में जेम्स बॉन्ड का रोल करने वाले रोजर मूर से पूछा गया कि क्या वे किसी इंडियन एक्टर को जानते हैं, तो उन्होंने कहा मिथुन, आपका इंडियन जेम्स बॉन्ड। साल 1979 में मिथुन ने मॉडल और एक्ट्रेस हेलेना ल्यूक से शादी कर ली। हालांकि मिथुन की यह शादी भी मात्र 4 महीने ही चलती है। हेलेना कहती है कि मिथुन उन पर शक करते थे और उन्हें बार बार मिथुन को यह भरोसा दिलाना पड़ता था कि उनका अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ अब कोई चक्कर नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड किताब के अनुसार हेलेना आरोप लगाती हैं कि मिथुन खुद ऐसा कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगता था कि वे भी ऐसा कर रही हैं। हेलेना से तलाक के बाद साल 1979 में ही मिथुन ने एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी कर ली। योगिता बाली से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। दरअसल अपने स्ट्रगल के दिनों में मिथुन रोजाना एक वीडियो गेम दुकान के बाहर आकर खड़े हो जाते थे, जहां से योगिता की गाड़ी जाती थी और मिथुन उन्हें देखते थे। योगिता पुलिस से शिकायत करने की सोच ही रही थी, लेकिन फिर मिथुन ने आना जाना बंद कर दिया। लेकिन दोनों 4 साल बाद 1978 में एक पार्टी में दोबारा मिलते हैं। अब तक मिथुन फेमस हो चुके थे और कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती हो गई और साथ में कुछ फिल्में भी की। योगिता पहले से शादीशुदा थी और 1976 में लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार से उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन योगिता ने मिथुन से शादी करने के लिए किशोर कुमार को तलाक दे दिया। किशोर कुमार इससे इतने हर्ट होते हैं कि उन्होंने मिथुन के लिए गाने बंद कर दिए। इसके कारण ही बप्पी लहरी जैसे लोगों को मौका मिला जो मिथुन की फिल्मों में गाना गाने लगे। सुरक्षा फिल्म की सफलता से मिथुन के दिन बदल चुके थे। अगले साल 1980 में उन्होंने 10 फिल्में की, जिनमें द नक्सलाइट्स भी शामिल थी। नक्सलियों के जीवन पर बनी इस फिल्म में मिथुन ने एक नक्सली का रोल किया। मिथुन बताते हैं कि वे ये फिल्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये उनके उस पास्ट से संबंधित थी जिसे वो भूलना चाहते थे, लेकिन वे फिल्म को डायरेक्ट कर रहे ख्वाजा अहमद अब्बास से बहुत प्रभावित थे। साथ ही वे एक डांसर और एक्शन हीरो की तरह अपनी इमेज को भी तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। द नक्सलाइट्स ने नक्सल मूवमेंट की भावना और
और नक्सलियों के जीवन को अच्छे से बयां किया और क्रिटिक्स ने इसकी बहुत तारीफ की। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती ने पत्रकार अली पीटर जॉन के साथ बातचीत में अपनी नक्सली लाइफ को लेकर बताया था। मिथुन ने कहा कि ये लेबल उनसे कभी नहीं हटा था। बकौल मिथुन, इंडस्ट्री और उसके बाहर के लोग कलकत्ता में नक्सली आंदोलन में मेरे शामिल होने और नक्सलियों के उग्र नेता चारू मजूमदार के साथ मेरे करीबी संबंधों के बारे में सब जानते थे। मेरे परिवार में एक त्रासदी के बाद मैंने आंदोलन छोड़ दिया था, लेकिन नक्सली होने का लेबल मेरे साथ हर जगह रहा, चाहे वह पुणे में FTII हो या जब मैं 70 के दशक के अंत में बॉम्बे आया था। 1980 की तरह 1981 में भी मिथुन के लिए अच्छा साल रहा और इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई। मिथुन उन फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनते जा रहे थे जो अमिताभ बच्चन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बनाना चाहते थे। इसके कारण मिथुन को गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा और फिर 1982 में आई डिस्को डांसर फिल्म, जिसने मिथुन को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म साधारण परिवार से आने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहती है जो सभी मुश्किलों को पार करते हुए एक महान डांसर बनता है। डायरेक्टर बी सुभाष ने इस फिल्म के लिए बहुत रिस्क लिया था और अपनी खुद की सेविंग्स भी इसमें लगा दी थी। मिथुन ने भी सुभाष को 1 लाख रुपए दिए थे। डिस्को डांसर ने इंडिया की आम जनता को डिस्को कल्चर से मुलाकात कराई और दर्शक इसके लिए पागल हो गए। डिस्को डांसर ने मिथुन को घर घर पहुंचा दिया। ये फिल्म विदेश में भी खूब चलती है। सबसे ज्यादा चली सोवियत यूनियन, रूस में। ये फिल्म सोवियत यूनियन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म बन जाती है। मॉस्को की सड़कों पर जिम्मी जिम्मी गाना गाया जाने लगा। ताजिकिस्तान में भी डिस्को डांसर फिल्म की रिलीज के दौरान भगदड़ मच जाती है, जिसमें एक आदमी की मौत हो जाती है। साल 1986 में सोवियत यूनियन के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव भारत आते हैं और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलाते हुए अमिताभ बच्चन को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बताया। तो गोर्बाचोव ने राजीव से कहा कि मेरी बेटी तो केवल मिथुन चक्रवर्ती को ही जानती है। रूस में मिथुन के कैरेक्टर जिम्मी के स्टैचू बने हुए हैं। आज भी रूस में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। जब 2010 और 11 में मिथुन कजाकिस्तान गए तो कजाकिस्तान की सरकार को अपने प्रेसिडेंट का देश के नाम संदेश रद्द करना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग एयरपोर्ट पर मिथुन का स्वागत करने में बिजी थे। जापान के टोक्यो में भी डिस्को डांसर का मंदिर है। वहीं इजिप्ट में आज भी लोग डिस्को डांसर गाना गाकर इंडियन टूरिस्ट को लुभाते हैं। डिस्को डांसर फिल्म चीन में भी धूम मचाई और चीन के लोगों ने वोट करके इस फिल्म को फिल्म ऑफ द डेकेड घोषित कर दिया। डिस्को डांसर फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमान, परवीन बाबी और राखी गुलजार जैसी A1 क्लास की एक्ट्रेस भी अब मिथुन के साथ काम करने लगी। इस फिल्म के बाद मिथुन बॉलीवुड के टॉप स्टार्स में शामिल हो जाते हैं। वे अमिताभ बच्चन के इकलौते कंपटीशन बन गए और उनके बाद हाईएस्ट पेड एक्टर भी। डिस्को डांसर के बाद बी सुभाष ने मिथुन के साथ कसम पैदा करने वाले की, डांस और कमांडो जैसी फिल्में भी की, जिनमें एक ही जैसी चीजें थी, डांस और एक्शन। कम पैसे में बनी ये फिल्में भी खूब हिट रहीं। साल 1984 में राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन राजनीति में चले आते हैं। इस कारण मिथुन ने अमिताभ की जगह ले ली और लगातार हिट्स देकर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। साल 1986 तक मिथुन इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति बन चुके थे। कुल मिलाकर 1980 का दशक मिथुन के सितारे बुलंद करने वाला रहा। इन 10 सालों में मिथुन ने कुल 116 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर कमर्शियली सक्सेसफुल रही। उनकी सबसे कम चलने वाली फिल्मों में भी प्रोड्यूसर्स के पूरे पैसे निकल आते। जब मिथुन अपने करियर के टॉप पर थे तभी 1985 में उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि मिथुन ने यह कहकर चुपचाप श्रीदेवी से शादी कर ली है कि वे अपनी पत्नी योगिता से अलग हो गए। राशिद किदवई की किताब नेता अभिनेता के अनुसार मिथुन इस रिश्ते में भी पॉजिटिव थे। जब मिथुन को पता चला कि बोनी कपूर का श्रीदेवी में इंटरेस्ट है तो श्रीदेवी को बोनी कपूर को राखी बांधकर मिथुन को यह साबित करना पड़ा कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। एक मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया कि श्रीदेवी ने खुद को प्रेग्नेंट बताकर मिथुन को शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। दोनों का रिश्ता 3 साल तक यानी 1988 तक चलता है, लेकिन 3 साल बाद ये रिश्ता क्यों टूटा, इसको लेकर 2 थ्योरीज हैं। पहली ये कि श्रीदेवी और मिथुन के अफेयर का पता चलने पर मिथुन की पत्नी योगिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ लिया। दूसरी थ्योरी यह है कि योगिता तो मिथुन की दूसरी बीवी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई थी। उस समय कई बॉलीवुड एक्टर्स ने 2 शादियां की हुई थी, लेकिन मिथुन के पिता ने इससे साफ इनकार कर दिया और उन्हें बेदखल करने की धमकी दे डाली। जब श्रीदेवी को पता चला कि मिथुन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है तो उन्हें अंदाजा लग गया कि मिथुन योगिता को
कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए साल 1988 में उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया और शादी को रद्द कर दिया। ये दो थ्योरीज हैं योगिता और मिथुन के अलग होने की। इसी बीच मिथुन ने कहा कि वे फिल्में छोड़ने जा रहे हैं। उनकी बहन और कजिन्स भी संन्यास ले चुके थे, वे भी इसी रास्ते पर जाना चाहते हैं। इसलिए मिथुन साल 1994 में मुंबई छोड़कर तमिलनाडु के ऊटी शिफ्ट हो जाते हैं। मिथुन के ऊटी शिफ्ट होने के पीछे कई कारण थे। एक तो अब तक उनका कंपटीशन बढ़ चुका था। गरीब से अमीर बनने की कहानियों के लिए अब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त जैसे एक्टर्स आ चुके थे। वहीं डांसिंग रोल्स के लिए गोविंदा आ चुके थे। इस कारण मिथुन अब डायरेक्टर्स और दर्शकों की एकमात्र पसंद नहीं रह गए थे। मिथुन को पता था कि उनके करियर का सबसे अच्छा समय अब पीछे छूट चुका है। उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगी और वे इनकम का दूसरा फिक्स सोर्स खड़ा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऊटी में होटल खोलने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने ऊटी में जमीनें खरीदी और द मोनार्क नाम का होटल और द मोनार्क सफारी पार्क बनाया। इसके अलावा बॉम्बे में हो रही हिंसा और दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से मिथुन के संबंध को भी उनके ऊटी शिफ्ट होने का एक कारण माना जाता है। साल 1993 में बॉम्बे में पहले दंगे हुए और फिर सीरियल ब्लास्ट। फिल्म इंडस्ट्री भी इसकी जद में आ चुकी थी। संजय दत्त को इलीगल वेपन्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था। दाऊद इब्राहिम इन धमाकों का मुख्य आरोपी था, जिसके कई आदमी पुलिस की गिरफ्त में थे। इनमें हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा शामिल थे। धमाकों से पहले मिथुन हनीफ और समीर हिंगोरा और बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच लिंक का काम करते थे। मिथुन के बॉम्बे में नेताओं से भी अच्छे संबंध थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे से मिथुन के बहुत अच्छे संबंध थे और इसलिए ही मिथुन पर हर कोई या कोई भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे के अलावा मिथुन पश्चिम बंगाल के वामपंथी मुख्यमंत्री ज्योति बसु के भी करीबी थे और इसी तरह वे सीपीएम लीडर सुभाष चक्रवर्ती के भी खास थे। जब भी मिथुन कोलकाता आती तो लंच या डिनर के लिए सुभाष चक्रवर्ती के घर पर जरूर जाते थे। जब भी सीपीएम सरकार फंड जुटाने के लिए कोई इवेंट करती थी तो मिथुन इसमें जरूर शामिल होते थे और इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। बॉम्बे से ऊटी आने के बाद मिथुन ने अपने रहने वाली जगह को ही अपना प्रोडक्शन हब बना लिया और यहीं से फैक्ट्री की तरह एक के बाद एक फिल्में निकालने लगे। परिणाम ये हुआ कि 1998 तक मिथुन हीरो के तौर पर 300 से ज्यादा फिल्में कर चुके थे। 1998-99 में उनकी 30 फिल्में आईं। कई बार तो ऐसा होता था कि बॉक्स ऑफिस पर उनकी ही दो फिल्मों के बीच टक्कर होती थी। दरअसल ऊटी में मिथुन की एक फिल्म 4 महीने में ही बन जाती थी। इन फिल्मों की एक जैसी कहानी होती थी। इनमें मिथुन ऐसा रोल करते थे जिसके माता पिता या बहन को मार दिया गया है और वे उसका बदला लेते हैं। इन फिल्मों में हीरोइन का काम केवल कमर मटकाना होता था और इस काम के लिए ज्यादातर साउथ की एक्ट्रेस को ही लिया जाता था। इंटरेस्टिंगली मिथुन केवल उन प्रोड्यूसर्स के साथ काम करते थे जो ऊटी में शूटिंग कर सकते थे और उनके होटल में रुकते। इससे मिथुन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। वे फिल्म से भी कमाते और अपने होटलों से भी कमाते, लेकिन एक्टर के तौर पर यह मिथुन के लिए या उनके करियर के लिए सबसे बुरा दौर था। 1993 से 98 के बीच मिथुन की रिकॉर्ड 30 फिल्में फ्लॉप होती हैं। अकेले 1996-97 में उनकी 15 फिल्में फ्लॉप रहीं। बॉलीवुड स्टार्स में मिथुन के नाम पर सबसे ज़्यादा फ्लॉप फिल्में हैं, लेकिन अपने सबसे बुरे दौर में भी मिथुन पैसे छाप रहे थे और उन्होंने कभी अपने प्रोड्यूसर्स का नुकसान नहीं होने दिया। इसका कारण ये था कि इन फिल्मों में बहुत कम पैसा लगता था। 1998 में मिथुन की एक फिल्म को बनाने में जहां 2 या 2.5 करोड़ रुपए लगते थे, वहीं शाहरुख खान की एक फिल्म बनाने में 6 करोड़ रुपए तक लग जाते थे। उत्तर भारत के गाँव में मिथुन का एक लॉयल फैन बेस था, जिसके कारण फ्लॉप होने वाली फिल्में भी कम से कम अपना पैसा निकाल लेती थी। इस तरह मिथुन बॉम्बे में जितना कमाते थे उससे ज़्यादा पैसा ऊटी में कमा रहे थे। इसके कारण मिथुन 1995 से 1999 तक इंडिया के हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर रहे। साल 1997 तक मिथुन के होटल भी चलने लगे और उन्होंने कलकत्ता, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और मधुमलई में भी होटल खोल लिए। इस तरह मिथुन एक सक्सेसफुल और फुल टाइम बिजनेसमैन बन गए। लेकिन भोजपुरी सिनेमा के राइज ने मिथुन की इन सस्ती फिल्मों के कारोबार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि मिथुन के भी वही दर्शक थे और भोजपुरी सिनेमा के भी वही दर्शक यानी यूपी बिहार के लोग थे। इसलिए अब मिथुन दोबारा से मुंबई लौट आते हैं और फिल्में करने लग जाते हैं। इस बीच मिथुन के जीवन की पॉलिटिकल इक्वेशंस भी बदलने लगी। साल 2000 में जब ज्योति बसु के उत्तराधिकारी बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो मिथुन के लेफ्ट से संबंध टूटने लगे। बुद्धदेव भट्टाचार्य मसाला फिल्मों को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य की सीपीएम नेता सुभाष चक्रवर्ती से भी नहीं बनती थी, जो कि मिथुन के भी करीबी थे। इस तरह साल 2009 में सुभाष चक्रवर्ती और साल 2010 में ज्योति बसु की मौत के बाद मिथुन लेफ्ट से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। इसी बीच 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार बदल जाती है और लेफ्ट के 34 साल के राज का अंत करते हुए
तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाती हैं बंगाल की। अब मिथुन की ममता बनर्जी से नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के समय मिथुन ने प्रणब मुखर्जी और ममता बनर्जी के बीच मीडिएटर का काम किया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया। साल 2014 में जब ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाने का ऑफर दिया तो मिथुन टीएमसी में शामिल हो गए, यानी पहले यूथ कांग्रेस, फिर नक्सली और फिर लेफ्ट और फिर टीएमसी में शामिल होने के बाद ही मिथुन का नाम शारदा चिट फंड स्कैम में आ गया। शारदा ग्रुप से उनके अकाउंट में पैसे आने के कारण ईडी ने उनसे पूछताछ भी की। दरअसल मिथुन शारदा ग्रुप के चैनल 10 के फेस थे और इस पर एक बंगाली टॉक शो करते थे, जिसके लिए उन्हें 1.20 करोड़ रुपए मिले थे और इसी समय स्कैम सामने आ गया। माना जाता है कि स्कैम में नाम आने से मिथुन घबरा गए और उन्हें लगने लगा कि वे ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई के बीच में फंस गए हैं। उन्हें यह भी डर था कि इससे उनके होटल बिजनेस और फिल्म करियर पर असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने खुद को अब तृणमूल कांग्रेस से दूर करना शुरू कर दिया। मिथुन ने शारदा ग्रुप से मिले पूरे 1.20 करोड़ रुपए ईडी को दे दिए। मिथुन ने हमेशा कहा कि उनका शारदा ग्रुप से संबंध केवल प्रोफेशनल था और उन्हें उनके घोटाले के बारे में कुछ नहीं पता था। यहां यह बताना जरूरी है कि यही वह शारदा चिट फंड मामला था जिसमें कांग्रेस के नेता रहे हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम आया था। हेमंता भी मोदी सरकार की जांच के कारण भाजपा में आ गए थे। हेमंता पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे अभी तक करीब 20 लाख लोग देख चुके हैं। मोदी सरकार आने के बाद अप्रैल 2015 में सीबीआई ने मिथुन को क्लीन चिट दे दी। ममता ने आरोप लगाया कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने मिथुन चक्रवर्ती को ऐसा धमकाया है कि वे अब उनसे बात भी नहीं करते हैं। मिथुन ने 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार तक नहीं किया और इसके 7 महीने बाद हेल्थ इश्यूज बताते हुए 26 दिसंबर 2016 के दिन राज्यसभा की सदस्यता भी त्याग दी। टीएमसी से अलग होने के बाद मिथुन बीजेपी और आरएसएस के करीब आ जाते हैं। 2019 में वे नागपुर में मौजूद रहे आरएसएस हेडक्वार्टर गए और 2021 में बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब अल्ट्रा लेफ्ट से सीधे अल्ट्रा राइट की तरफ शिफ्ट हो गए। 2021 के बंगाल चुनाव में मिथुन ने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार किया। वे जहां भी गए वहां भीड़ आई और मिथुन ने अपने फेमस बंगाली डायलॉग सुनाकर भीड़ को एंटरटेन किया, लेकिन वे खुद चुनाव नहीं लड़े। बीजेपी के संपर्क में आने के बाद मिथुन की फिल्मोग्राफी में भी बदलाव आया। उन्होंने द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में की, जिन्हें की कुछ फिल्म आलोचकों द्वारा प्रोपेगेंडा फिल्म भी माना जाता है। मिथुन की बदलती पॉलिटिक्स का नमूना 27 अक्टूबर को कोलकाता में हुई बीजेपी की एक रैली में भी देखने को मिला। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने मुस्लिमों को धमकी दे डाली। इस रैली में मिथुन ने कहा कि 2026 में सत्ता हमारी होगी और इसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारा मतलब छिपा हुआ है। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। टीएमसी लीडर हुमायूं कबीर के एक भड़काऊ बयान का जवाब देते हुए मिथुन ने कहा कि उसने कहा था कि यहाँ 70% आबादी मुस्लिम है और 30% हिंदू है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जब हम काट के भागीरथी में नहीं, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर फेंकेंगे। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ के 4 फल तोड़ देंगे। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। अब तक पॉलिटिकली करेक्ट बयान देते रहे मिथुन होम मिनिस्टर के सामने मुस्लिमों को खुलेआम धमकी दे रहे थे। इस भड़काऊ बयान के लिए उनके ऊपर एफआईआर हुई। अपने बयान पर माफी मांगने की जगह मिथुन ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़े। साल 2024 में बीजेपी सरकार ने मिथुन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। मिथुन के बारे में भी हमारा वही सवाल है जो हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर था। आखिर इन लोगों की आइडियोलॉजी है क्या, या जरूरत के हिसाब से इनकी आइडियोलॉजी भी बदलती रहती है। मिथुन जवानी की शुरुआत में कांग्रेस के छात्र संघ में रहे, फिर नक्सली विचारधारा से जुड़ गए, नक्सलवाद छोड़कर फिल्मों से जुड़ गए और बीच में टीएमसी में चले गए ममता बनर्जी के साथ, और अब वो बीजेपी में हैं। अब बीजेपी में आने के बाद वे बाकी नेताओं की तरह हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। इस पर हिंदी के लेखक मुक्तिबोध की एक लाइन याद आती है, पार्टनर आपकी पॉलिटिक्स क्या है। इससे ज़्यादा सवाल उनसे क्या ही पूछें।